लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक भी बैच में नए टॉपिक के बारे में, और वो नया टॉपिक हमारा होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में लाइट रिएक्शन। और इसमें भी हमारा टॉपिक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्री और अचक्री प्रकाश फास्फोरिलीकरण। कल की क्लास यानी इसके पहले वाली क्लास में भी हमने लाइट रिएक्शन की बात की थी। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, लाइट रिएक्शन के अंतर्गत क्या क्या होता है। ऐसी बातें की गई थी कि लाइट इसमें इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, जल का प्रकाशीय अपघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। आज वो सारी बातें बेटा आपको विजुअलाइज कराई जाएंगी कि ये सारी घटनाएं जो लाइट रिएक्शन में पिछली क्लास में हुई थी वो कहां पे कंप्लीट होती है और कैसे कंप्लीट होती है। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी, क्या समझना होगा कि फास्फोरिलीकरण क्या है। इस रीडिंग को हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा, यानी व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है। तो पहला एक सवाल दिमाग में बना लें, और वो सवाल है हमारा कि व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। हिंदी में अगर इसकी बात करें हम तो इसका मतलब है प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं। एक छोटा सा सवाल अपने दिमाग में ये करेंगे और इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपने देखा कल हमने एक बात बताई आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या प्रकाशिक अभिक्रिया में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, प्रकाश कर्म 1 और प्रकाश कर्म 2 के द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। सबसे पहले हमें समझना क्या है कि हम इसे फास्फोरिलीकरण कहते क्या है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज आपको हम जेड स्कीम बताएंगे, फास्फोरिलीकरण बताएंगे, और फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे। और अगर टाइम मिला तो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी भी आज ही करा देंगे, नहीं मिला तो कल कराएंगे। चलिए बात को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज फास्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं। तो कल आपको बताया था मैंने कि जैसे पीएस फर्स्ट है, अब सपोज करो कि ये पीएस फर्स्ट है। अब पीएस फर्स्ट में एक बात आपको बताई गई कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है और इसमें रिएक्शन सेंटर होता है P700, और इसके चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट्स
पाए जाते हैं। और वो एसेसरी पिगमेंट्स क्या है? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल जैसी रचनाएं यहां पर पाई जाती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? ये वो रचनाएं हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं। अब देखिए इसने क्या किया, ये आने वाले फोटॉन्स, सनलाइट कह सकते हैं हम इसे, या इसे हम फोटॉन कह सकते हैं। इन फोटॉन्स को इस पीएस फर्स्ट के द्वारा लिया जाता है। अब जब एनर्जी ली जाएगी, एक नियम है। क्या नियम है? कि जब भी किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा एनर्जी को गेन किया जाता है तो यह रिडक्शन में चला जाता है। कौन चला गया रिडक्शन में? पीएस फर्स्ट या पीएस सेकेंड। पहले बेसिक समझ लेना। तो जब फोटॉन या सनलाइट के रूप में एनर्जी को लिया गया तो ये जो हमारा सिस्टम है पीएस फर्स्ट, जो पिगमेंट सिस्टम है या फोटो कर्म, प्रकाश कर्म एक है, ये बेटा रिडक्शन में चला गया। अब ये अपने आप को नॉर्मल करने के लिए क्या करता है? नॉर्मल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा पहले ऊपर तक जाते हैं, फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ अधोगामी गति करते हैं, डाउनहिल जर्नी करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। सर ये बॉक्स क्या है? बेटा बॉक्स ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन वाहक है। दोबारा से समझो, जब किसी पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो उसमें उपस्थित पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड ने उस प्रकाश को अवशोषित किया। जब अवशोषित किया तो ये रिडक्शन में चले गए। अब अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। कहां से? पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड से, दोनों से। यहां पर केवल पीएस फर्स्ट बनाया अभी मैंने। अब थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन पर जहां पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड उपस्थित होते हैं, वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपहिल जर्नी करता, ऊपर की ओर जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, यानी डाउनहिल जर्नी करते हैं, अधोगामी गति करते हैं। तो जितनी बार ये अधोगामी गति करते हैं उतनी बार ये कुछ न कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। यहां पर ई फॉर एनर्जी है। ठीक है, नीचे तभी आ रहा है जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। क्लियर हुआ? इस एनर्जी को आईपी के रूप में यहां पर शो किया जाता है, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। अब इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एडीपी जुड़ती है और जुड़ करके बेटा एटीपी का निर्माण करती है। तो चूंकि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ? इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत फॉस्फेट जुड़ा। किसके साथ जुड़ा? एडीपी के साथ जुड़ा। तो फॉस्फेट के जुड़ने के कारण ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ रिएक्शन करता है और एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। चूंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट हुआ, यह प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट हुआ, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट हुआ, इसलिए बेटा इसको हम प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो पहले स्टेप में हमने केवल यह समझा
कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण वास्तव में क्या है। एक लाइन में पूरी बात को समझेंगे। दोबारा से रिकैप करें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य का प्रकाश जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के द्वारा गेन किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। अब इलेक्ट्रॉन पहले अपहिल जर्नी करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के माध्यम से डाउनहिल जर्नी करते हैं, नीचे की ओर आते हैं इस तरीके से। और जितने स्टेप में ये नीचे आते हैं उतने हर स्टेप में एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये एनर्जी आईपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में एसोसिएट होती है, जो एडीपेस एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी के साथ क्रिया करके एटीपी बनाती है। तो चूंकि इस पूरी अभिक्रिया में फॉस्फेट का जुड़ना होता है, इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फेट जुड़ करके एटीपी बनाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कई जगह पर इसे ईटीएस भी बोला जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कॉमनली कॉल्ड ETS। अब बात यह आती है कि बेटा इसको हम ETS कहते क्यों हैं? ETS का फुल फॉर्म क्या है? ETS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कई बार इसको हम पूरी जो ये प्रोसेस हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, एनर्जी बाहर निकली, जुड़ करके एटीपी बनाती है, कई जगह पर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कई जगह पर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे भी बोलते हैं। कुल मिलाकर के प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फेट आयनों का जुड़ करके एटीपी बनाना ही फास्फोरिलीकरण कहलाता है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन जो अभी आपको दिखाई दिए कि इस तरीके से ये चले हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जो पाथ है, बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे की बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, नोट्स बनाया करो, भले रफ कॉपी में बनाओ अगर आप, और अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो जरूर भेजो। बातें मत किया करो, बड़े मन से हम आपको टीच करते हैं, और अपने कोच की बात जो बच्चा नहीं मानता वो कभी सफल नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं कब? जब वो सनलाइट को गेन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसोसिएटेड फॉस्फोराइलेशन is of या आइडेंटिफाइड एज टू टाइप। अब बेटा बात आएगी जो आपकी हेडलाइंस थी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे हम ये मान लेते हैं, चलो पहले हम बताते हैं कि दो कौन से प्रकार हैं। पहला है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, यानी अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण।
और दूसरा है बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये दो प्रकार किस आधार पर हुए? बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड फास्फोराइलेशन इज ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति कर रहा है। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन खत्म करो पहले। सपोज करो कि जैसे ये पीएस फर्स्ट है, मान लेते हैं कि ये पीएस फर्स्ट है और ये हमारा पीएस सेकंड है। ये वाला फर्स्ट होता है और ये वाला सेकंड होता है। इस तरीके से ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन देखो, अब इसने क्या किया, इसने फोटॉन को गेन किया, सूर्य के प्रकाश को इसने भी लिया और सूर्य के प्रकाश को इसने भी लिया, दोनों ने सूर्य के प्रकाश को लिया। अब मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन चला गया पीएस फर्स्ट के पास और यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी किसी कंपाउंड में बदल जाता है, बाद में बताएंगे किसमें। तो अब देखिए यहां पर क्या आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जहां से चल रहा है यहां वापस नहीं लौट रहा। पीएस सेकंड से चला लेकिन पीएस सेकंड तक इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौटा। कहां चला गया यहां का इलेक्ट्रॉन? यहां का इलेक्ट्रॉन चला गया पीएस फर्स्ट के पास। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीएस फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट के पास वापस नहीं आया। कहां चला गया? कहीं और चला गया। तो बेटा बोलो, इसको हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे नॉन साइक्लिक? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसे नॉन साइक्लिक या अचक्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चक्री का मतलब तो जहां से चले वहीं घूम के आ जाए। तो जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, तो बेटा हम इसको बोलते हैं क्या? नॉन साइक्लिक। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, वहां ये इलेक्ट्रॉन लौट करके नहीं आते, इसलिए इसको क्या बोला गया? नॉन साइक्लिक, अचक्री। एक दूसरा पाथ जो लिखा हुआ है साइक्लिक, अभी सपोज दैट चल रहा है, इसमें क्या हुआ? मान लेते हैं कि पीएस फर्स्ट है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये सूर्य का प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन पहले अपहिल जर्नी करते हैं और फिर डाउनहिल जर्नी करने के बाद वापस पीएस फर्स्ट को लौट आते हैं। अब की बार कैसा है? ये हो गया हमारा साइक्लिक। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्या मैंने ऊपर बताया आपको कि बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड फास्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार की है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चलते हैं, उनके चलने का रास्ता क्या है, उस रास्ते के आधार पर ईटीएस दो प्रकार का होता है। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे किसकी? नॉन साइक्लिक की। तो अगला हेडिंग हमारा होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखेंगे, जरा आगे बढ़ेंगे। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन मतलब अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण।
सबसे पहली बात, यहां पर एक बात को ध्यान रखेंगे, हालांकि बाद में भी मैं बताऊंगा कि इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इस बात को तुम यहां से दिमाग में लेके चलोगे क्या, कि पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड बोथ आर इन्वॉल्व इन इट। पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड बोथ आर इन्वॉल्व इन इट। इस पूरे प्रोसेस में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो बेटा यहां पर सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों सिस्टम यहां पर हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बनाएंगे अब इसमें से अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा है P680 पिगमेंट 680 पीएस सेकंड। मैंने कल क्या कहा था आपसे कि पीएस सेकंड को में जो रिएक्शन सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर होता है पिगमेंट 680। और ये कैसे तय किया गया, ये तय किया गया कि ये सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के द्वारा जो मेन था, ये क्या है, काला वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये 680 वेवलेंथ वाली सूर्य के प्रकाश की किरणों को गेन करता है। बेटा दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर है P700, ये क्या है P700। और P700 का मतलब क्या है, यहां पर मैंने क्या कहा था कि जिसका रिएक्शन सेंटर क्या होगा, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है वो हमेशा क्या होगा, वो होगा पीएस फर्स्ट। तो इस तरीके से ये दो पिगमेंट सिस्टम आपके सामने बना लिए गए ऐसे। इसे हम कहते हैं पीएस फर्स्ट और इसे कहते हैं हम पीएस सेकंड। ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान रखो, पहले भी मैंने बताया था कि पीएस फर्स्ट बाद में बना है और पीएस सेकंड पहले बना है। तो वर्किंग के हिसाब से पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट होता है और पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड होता है। लेकिन चूंकि पहले इस वाले की खोज हुई थी इसलिए इसको पीएस फर्स्ट बोला जाता है, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी इसलिए इसको हम पीएस सेकंड कहते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब देखिए इसके आगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आने वाले फोटॉन्स की डिफरेंट वेवलेंथ को ये एंटीना मॉलिक्यूल लेते हैं और लेने के बाद अपने अंत में एनर्जी को किसे दे देते हैं, अपनी एनर्जी को दे देते हैं। बेटा किसको देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। इस तरीके से एनर्जी ली और लेने के बाद फाइनली ये एनर्जी दे दी गई रिएक्शन सेंटर। पहला स्टेप समझ में आया कि जो पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट है दोनों एक साथ अलग अलग वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को गेन करते हैं। यहां पर बेसिकली पिगमेंट फर्स्ट में, पीएस फर्स्ट में पिगमेंट 700 का मतलब है 700 वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को लिया गया, यहां पर 680 वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को ग्रहण किया गया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये बेटा कि जब इसने फोटॉन्स को लिया, आप इसे सनलाइट लिख सकते हो या बेटा इसको फोटॉन लिख सकते हो, दोनों बातें एक ही है।
सनलाइट लिखो या फोटॉन लिखो, दोनों बातें एक ही होती हैं। अब लेने के बाद क्या हुआ, असली मामला अब स्टार्ट होगा। जब पीएस सेकंड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने के बाद रिडक्शन में गया और अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, कब निकले, जब सूर्य का प्रकाश पीएस सेकंड पर उपस्थित एंटीना मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल ए के द्वारा गेन किया गया। कितना गेन किया गया, उसका पावर है 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले अप हिल जर्नी करेंगे, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है थियोफाइटिन। इस थियोफाइटिन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया। क्या नाम है, थियोफाइटिन। अपहिल जर्नी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये थियोफाइटिन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो थियोफाइटिन क्या हो गया, रिडक्शन में चला गया। जिसके पास एनर्जी जाएगी वो रिडक्शन में जाएगा। और अब ये कैसा हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले। पहले जब इसने एनर्जी फोटॉन से ली तो ये रिडक्शन में था, अब इसने एनर्जी निकाल दी तो अब ये चला गया किसमें चला गया, ये रिडक्शन में, ये ऑक्सीडेशन में चला गया। अब थियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फिर एक्साइट हुए और इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनों को एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया गया। तो इस तरीके से यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन अपहिल जर्नी कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से डाउनहिल जर्नी करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर निकले, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले, ये साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और साइटोक्रोम B6 से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके साइटोक्रोम F के द्वारा गेन किए गए और यहां से ये इलेक्ट्रॉन चल करके प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचे ऐसे। और प्लास्टोसाइनिन से अंत में ये इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट को दे दिए जाते हैं। अब देखो यहां जो मेन बात थी, मैंने पहले बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी करता है तो प्रत्येक स्टेप पर यह एनर्जी को रिलीज करता है। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में पहुंचता है तो यहां तक पहुंचने पर यह आईपी एनर्जी को रिलीज करता है, जो एडीपी के साथ जुड़ करके एटीपी बना लेता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनों के परिवहन के कारण, यानी जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी करता है तो इलेक्ट्रॉन के डाउनहिल जर्नी के साथ एनर्जी रिलीज हुई, वो एडीपी के साथ जुड़ करके एटीपी बनाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके कहां पहुंच चुके हैं, पीएस फर्स्ट के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ पीएस फर्स्ट ने भी, या इसको अभी रोक दो, अभी ना दो इसको, क्योंकि अभी ये तो खाली नहीं है। दूसरी तरफ इसी समय क्या हो रहा था कि जो फोटॉन्स थे वो पीएस फर्स्ट के द्वारा भी लिए गए
और जब लिए गए तो ये भी एक्साइटेड हुआ, और एक्साइट होने के बाद इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट हुए, ये पदार्थ होता है FeS। इलेक्ट्रॉन सल्फर या आयरन इलेक्ट्रॉन सल्फर रिसेप्टर्स कहते हैं, आप FeS समझ सकते हो। और यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर निकाले गए, और निकले हुए ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन यानी FD के द्वारा गेन कर लिए जाते हैं इस तरीके से। और यहां से अंत में ये इलेक्ट्रॉन, बेटा ऊपर जगह नहीं है इसलिए इधर जा रहे हो, वरना ये सीधी गति में चलेगा ऊपर, तभी इसको हम बाद में जेड स्कीम बोलते हैं। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन चले NADP आयनों के साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के जुड़ गए, और यहीं पर 2H आयन भी आकर के जुड़े, और इन सब के जुड़ने के बाद NADP2H बन जाता है। देखो, मैंने प्रकाशिक अभिक्रिया जब कल पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था प्रकाशिक अभिक्रिया वो घटना है जिसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के साथ उच्च ऊर्जा युक्त ATP और NADP2H का निर्माण किया जाता है। वो अपने आंख से आप देख रहे हो। अभी थोड़ी सी बात यहां पे समझो। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। अगर ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिए गए तो अब ये फोटॉन को ले नहीं पाएगा, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसको दे दिए जाते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। लेकिन अब एक समस्या ये है कि PS सेकंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। दूसरी समस्या ये है कि ये H आयन सर कहां से आ गए। ये 2 समस्याएं पैदा हो गई। सर आपने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है, अभी तो निकली नहीं। चलिए इन तमाम प्रश्नों के जवाब के लिए आप बोर्ड पर बने रहिए। अब देखिए बेटा क्या होता है। अब होता है प्रकाश का फास्फोराइलेशन, और फास्फोराइलेशन में क्या होता है, कहां पे देखोगे, इस जगह पे देखोगे। यहां पे क्या होता है कि जल का एक अणु यानी H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H आयन प्लस हाफ O2 में टूट जाता है। जल के एक अणु को अगर तोड़ोगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन 2H आयन और हाफ O2 में ये टूट जाता है। अब देखना सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये PS सेकंड को दे दिए गए। तभी मैंने कल कहा था कि PS सेकंड जल के प्रकाशीय अपघटन से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा तो जो PS सेकंड है ये दोबारा काम नहीं करेगा। इससे भी इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए थे। ये वाले जो 2H आयन यहां पर जुड़े थे वो जल के प्रकाशीय अपघटन से प्राप्त H आयन थे, वो यहां पर आ गए, यहां पर पहुंच गए। ये H आयन यहां पर आ गए। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गई। ये ऑक्सीजन जल से निकलती है और बाहर की तरफ इवॉल्व हो गई, यानी एटमॉस्फेयर में चली गई। चली गई कि नहीं चली? सारा खेल आपके सामने था, सारी बात आपको बताई गई। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन में कभी भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, वापस नहीं लौटा। यहां से चला यहां आ गया, यहां से चला यहां आ गया, इसके पास चला गया, NADP2H के पास चला गया, यहां पे चला गया कि नहीं चला गया? तो बेटा ये जेड के आकार का स्ट्रक्चर बनता है। इसको हिल ने जेड स्कीम नाम दिया था। फोटोलाइट रिएक्शन में इस प्रकार की घटना को हिल ने जेड स्कीम बोला था। दूसरी बात, यहां पर एक बात को और समझ लें
कि इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत लाइट, क्लोरोफिल और वाटर इन्वॉल्व हुए। चलिए अब इसमें जो पूछे जाते हैं उन सवालों के बारे में बात करेंगे। देखो पहली बात आप देख रहे हो यहां पर कि इस पूरे सिस्टम में पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आपके सामने दिख रहा है कि पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों बेटा यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात आप यहां पर ध्यान देंगे कि दीज टू फोटोसिंथेसिस वर्क इन सीरीज, फर्स्ट पीएस सेकंड देन पीएस फर्स्ट। दोनों ही प्रकार के सिस्टम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम करते हैं, जिसमें पीएस फर्स्ट से रिएक्शन स्टार्ट होती है और रिएक्शन पीएस फर्स्ट पर जाकर NADP2H बनाने के साथ समाप्त होती है। दो बातें होगी। पहली बात क्या थी कि दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात क्या थी कि दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम करते हैं, सीरीज में, चेन में काम करते हैं, जिसमें पहले पीएस सेकंड से रिएक्शन स्टार्ट होकर के पीएस फर्स्ट पर समाप्त होती। तीसरी बात को आप ध्यान रखेंगे, द टू फर्स्ट फोटोसिंथेसिस आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोनों एक दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। देख रहे हैं आप, पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगली बात अगर हम करेंगे यहां पर, बोथ ATP एंड NADP2H आर सिंथेसाइज्ड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। दोबारा से सुने, मैंने आपसे कहा कि इस पूरी घटना में नॉन साइक्लिक के अंतर्गत ATP और NADP2H दोनों ही उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? अगली बात पर फोकस करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता होती है, एक बाहरी इलेक्ट्रॉन दाता की आवश्यकता होती है, और वो बाहरी इलेक्ट्रॉन दाता होता है जल, H2O। बाहरी इलेक्ट्रॉन दाता की जरूरत होती है, और वो बाहरी इलेक्ट्रॉन दाता कौन होता है? जल होता है। तो एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, मतलब क्या था कि इट इज कनेक्टेड विद द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जल के प्रकाशीय अपघटन से संबंधित होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस अंडर ऑप्टिमम लाइट, यानी जब सारी की सारी कंडीशन फेवरेबल होती है, यानी लाइट भी गुड मिले, क्लोरोफिल भी प्रॉपर रूप से काम कर रहा है, CO2 भी एटमॉस्फेयर में प्रॉपरली है, ऐसी कंडीशन में ये वाला प्रोसेस चलेगा। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ कर गया, मान लीजिए CO2 की सांद्रता कम हो जाए, या जल की मात्रा कम हो जाए, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए, क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाए, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं चलेगा। क्लियर हो गई बात? अब बेटा इसमें से एक बात और ध्यान देंगे कि ये हो कहाँ रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक हो कहाँ रहा है? अरे भाई, कल आपको बताया था कि थायलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पीएस फर्स्ट और इनर सरफेस पर पीएस सेकंड होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन द कहां पर? ग्रेनल मेम्ब्रेन्स या थायलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द ग्रीन प्लांट। कोई परेशानी? सारी बातें यहां पर एक्सप्लेन की गई, सारे क्वेश्चंस मैंने बताए ओरली आपको कि कहां से क्या कैसे आपसे पूछा जा सकता है। बात क्लियर हो गई आपको? अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक बात आप समझ लो कि इसमें केवल पीएस फर्स्ट ही इसमें केवल इन्वॉल्व होता है। पीएस फर्स्ट ही इसमें केवल इन्वॉल्व होता है। प्रोसेस वही है कि यहां भी फोटॉन्स के द्वारा एनर्जी को गेन किया जाएगा। गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से चलने के बाद इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होते हुए
और वापस ये डाउनहिल जर्नी करते हुए इस प्रकार से अंत में PS फर्स्ट के पास लौट आते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में मैंने आपको कहा था कि जब डाउनहिल जर्नी करेगा तो ये IP एनर्जी को रिलीज करेगा जो ADP के साथ जुड़ करके ATP बनाती है। इसमें बहुत छोटी सी बात थी जरा सी कि केवल PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। यहां से जब फोटॉन लिया गया इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, पहले अपहिल जर्नी करेंगे फिर डाउनहिल जर्नी करेंगे और डाउनहिल जर्नी करते समय ये इलेक्ट्रॉन जब स्टेप चेंज करते हैं, डाउनहिल जर्नी करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब ये रिलीजिंग एनर्जी IP के रूप में एडिपेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर ADP के साथ रिएक्शन करके ATP बना लेती है। अब इसके कुछ बेटा विशेष फीचर्स पर ध्यान देंगे। एक बार जो बेसिक क्वेश्चन है वो गिने चुने होते हैं। पहली बात क्या कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इट इज प्रिफर्ड या परफॉर्म बाय PS फर्स्ट ओनली। इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत केवल PS फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। दूसरा, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन दाता की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर आवश्यकता थी, बाहरी इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था? तो बाहरी इलेक्ट्रॉन डोनर था वाटर। तीसरा पॉइंट, इट इज नॉट कनेक्टेड विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंने कहा ना कि इसमें वाटर इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो PS फर्स्ट में जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है। तो जब जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है तो नो O2 इवॉल्व, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। ठीक है, अगला पॉइंट, इट सिंथेसाइज ATP ओनली। आप देखिए यहां पर आप देखिए कि इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत यहां पर आप क्या देख रहे हो कि केवल ATP बनती है, NADP2H इसमें नहीं बनता है, ओनली ADP2H फॉर्म। अगले पॉइंट पर विचार करें, ऑपरेट अंडर लो इंटेंसिटी। ऐसा कब होता है? जब प्रकाश की प्रखरता कम होगी, एनारोबिक कंडीशन हो जाएंगी, अनॉक्सी कंडीशन हो जाएंगी, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में PS फर्स्ट होता है। बाकी सभी सारी की सारी कंडीशंस में हमेशा नॉन साइक्लिक होता है। इट ऑपरेट अंडर लो इंटेंसिटी एनारोबिक कंडीशन और व्हेन CO2 अवेलेबिलिटी इज पुअर। आगे की बात करें, अगर द सिस्टम डज नॉट टेक पार्ट इन PS एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट इन सर्टेन बैक्टीरिया। ये केवल कुछ जीवाणुओं में ही इस प्रकार का फोटोसिंथेसिस होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। कहाँ होगा? सर्टेन बैक्टीरिया में। इट अकर मोस्टली स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन्स। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। पूरी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। हमारी तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई है, पूरी जान लगा करके मैंने इस पूरी बात को समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा। तो बार बार मैं कहता हूं कि आप जुड़े और अपने साथ अन्य बच्चों को जोड़ करके हमारे साथ अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।